ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन एचडी। आज़ाद कश्मीर में जारी सियासी बहरान आज खत्म हो गया है। चौधरी अनवारुल हक बिला मुकाबला आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट बिम्बर से भी ये मुंतखब होने वाले पहले वज़ीर आज़म हैं। चौधरी अनवारुल हक ने सियासी फहम व फरासत के साथ साथ जो मौजूदा सियासी तनाव था, इन हालात के अंदर पीडीएम की हमायत हासिल कर ली। पीडीएम का आज शाम तक जो उम्मीदवार थे वो थे चौधरी मोहम्मद रशीद, जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के धड़े से जिनका ताल्लुक था, लेकिन अचानक से सियासी मंजरनामा तब्दील होता है और चौधरी अनवारुल हक बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर मुंतखब हो जाते हैं। अब आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान कैसे ख़त्म हुआ, चूँकि लोग इस पर मुख्तलिफ जो अपनी अपनी आरा देते हुए नज़र आ रहे थे। आइंदा हुकूमती सेटअप में कौन कौन होगा, इस पर आज गुफ्तगू होगी और हमें ज्वाइन कर चुके इस वक्त तजिया निगार हैं सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा दुरानी साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दुरानी साहब, अचानक से रियासत का सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया। लोग समझ रहे थे कि शायद ईद के बाद ये चला जाएगा और स्पीकर जो हैं वो वज़ीर आज़म, साबिक़ स्पीकर अब वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। और ये सारा कुछ हुआ कैसे, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि पीडीएम के उम्मीदवार चौधरी रशीद थे, अचानक से चौधरी अनवारुल हक पीडीएम के उम्मीदवार ना सिर्फ मुंतखब होते हैं और उसके बाद वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं। ये अचानक से ये कैसे हुआ? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। असल में जो अनवारुल हक साहब हैं, उन्होंने काफ़ी अरसे से जो विद इन पार्टी तब्दीली की कोशिशें जारी रखी हुई थी। पीटीआई की क़यादत को भी वो तनवीर रियाज साहब के जो तर्ज हुक्मरानी है, उनका कंडक्ट है, उसके बारे में वो बड़े ही अरसे से जो है 1 साल के अंदर उन्होंने बार बार जो है वो इमरान खान साहब को भी और बहुत सारे लोगों को जो है वो बताते रहे, लेकिन पीटीआई की क़यादत ने उसका नोटिस नहीं लिया। इससे पहले भी मैं आपको ये बताता चलूं कि 2022 में जब चौधरी अनवारुल हक साहब ने तनवीर रियाज साहब की मदद की थी और उनको वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाया था, तो उसके बाद फिर तनवीर रियाज साहब से इनकी राहें जुदा हो गई थी, सियासी राहें, और फिर स्पीकर असेंबली के तौर पे उन्होंने अकेले अपना एक कैंप बना लिया था और वो उसमें जो है वो मेंबरान असेंबली से मुलाकातें करते थे। 1 साल के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल वर्क किया, बैकग्राउंड में इनका बड़ा काम था। फिर एक अनवारुल हक साहब का आपको पता है कि एक बड़े सियासी खानवादे से ताल्लुक है। उनके वालिद जो है चौधरी सोबत अली मरहूम जो है वो बहुत बड़े जो है वो तो जाट बरादरी के बड़े जो लीडर थे उनमें से थे, प्लस वो सीनियर वजीर भी थे, सीनियर सियासतदान थे, बड़े सीनियर सियासतदान थे। उनको 1990 में जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनते बनते जो है वो साजिश के तहत हराया गया था। तो इसके बाद जो है वो चौधरी अनवारुल हक साहब ने जब सियासत शुरू की तो फिर 2006 में चौधरी अनवारुल हक साहब जो है वो पहली बार मेंबर असेंबली मुंतखब हुए। उसके बाद फिर वो दोबारा 2016 में बने, आपको 2021 में बने। तो ये अब उनकी सेकंड टर्म थी। इसमें उन्होंने ये तय किया हुआ था कि मैंने अपने वालिद चौधरी सोबत अली साहब जो है उनके साथ जो सियासी तौर पर उनको सियासी तौर पर शहीद किया गया था, सियासी कत्ल किया गया था उनका, उसका उन्होंने बदला लेना था। और आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो अपने वालिद के जो लोग थे इस सियासी कत्ल में मुलव्वस, उन सब से उन्होंने बदला लिया, जिसमें सबसे बड़ा उन्होंने इंतकाम जो है वो सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद से लिया, जो पीडीएम के साथ मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे थे। और 2 महीने के बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने असेंबली मेंबर के तौर पे इलेक्शन लड़के आना था और फिर वज़ीर आज़म का हलफ उठाना था। लेकिन चौधरी अनवारुल हक साहब ने सबके जो है ख्वाब चकनाचूर कर दिए और अपनी एक ही जो है वो चाल से जो है वो उन्होंने सारी पार्टियों को जो है वो सरप्राइज दिया। और अचानक जो है उन्होंने पीटीआई के अंदर ही एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जो जिसको पीडीएम की हमायत हासिल हो गई। और आज वो ना उन्होंने बिम्बर से पहले वज़ीर आज़म बन गए बिला मुकाबला,
बल्कि तारीख के सबसे बड़े जो है वो उन्होंने मैंडेट लिया, उनको 52 में से 48 वोट मिले हैं बिलाल साहब। अच्छा। तो सबसे भारी मैंडेट जो है वो पूरे आजाद कश्मीर की तारीख में इतने वोट जो है किसी वज़ीर आज़म को नहीं मिले माजी में। तो इनको 48 वोट हासिल हुए, जबकि 4 वोट जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के ग्रुप के वो इनको नहीं मिले। हालांकि इनको पूरे ऐवान के शायद मिल जाते, बिला मुकाबला थे, लेकिन बाद में फिर वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद ये फैसला किया गया कि 48 जो अनवारुल साहब को मिले हैं और 4 वोट जो है वो इनके खिलाफ है, मसलन वो अपोजिशन। तो अब ये है कि अब मरहला जो है वो पीडीएम का इनके साथ पावर शेयरिंग का होगा। इसके बाद स्पीकरशिप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएगी, सीनियर मिनिस्ट्री जो है वो PMLN के पास जाएगी, और सदर रियासत का होता भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज ए बैसियत बड़ी एक पार्लिमानी पार्टी के उनको उनके हिस्से में। इसी तरह वजारतें जो है वो प्रोपोर्शनेट होती हैं, आपको पता है रेशो के हिसाब से होती। तो 8 वजारतें पीपल्स पार्टी के हिस्से और 2 वजारतें जो 2 से 3 वजारतें ये PMLN और 5 से 6 वजारतें जो है वो PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप को मिली है। ये जो इस वक्त का सिनेरियो। तो ये दुरानी साहब, ये कितने दिन लगेंगे इस अमल को? जो बात आपने की है पावर शेयरिंग फार्मूले पे काम शुरू होगा, कितने दिनों तक इस पे अब कल से काम शुरू हो जाएगा इस पे, या क्या होगा? देखें, कल 1:30 बजे जो है वज़ीर आज़म साहब का हलफ है, उसके बाद काबीना का हलफ होगा, और कल फिर इसके बाद जो है छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। ईद के फौरी बाद जो है फिर स्पीकर का इलेक्शन होना है, क्योंकि स्पीकर साहब ने अब रिजाइन करके इलेक्शन लड़ा है प्राइम मिनिस्टरशिप का। तो इसलिए ईद के बाद जो है वो स्पीकर का इलेक्शन होना है। अभी जो है डिप्टी स्पीकर जो है वो एक्टिंग स्पीकर बन जाएंगे चौधरी रियाज साहब। तो उसके बाद जो है फिर ये पोर्टफोलियो प्रोसेस जो है वो विद इन डेज हो जाएगा, क्योंकि अब जो है वो सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो गई है। और इसमें जो है आपको पता है कि बहुत सारी जो है स्टेप्स थे, मराइल थे, वो इतनी अचानक जल्दी तय किए गए कि रात के 1 बजे जो है असेंबली का इजलास हो रहा था और उसमें ये अमल किया गया। तो आप क्या समझते हैं, अब चूंकि आपने जैसे जिक्र किया, चूंकि पीडीएम का देखें ना, पहले पीडीएम के उम्मीदवार थे चौधरी रशीद, बैरिस्टर सुल्तान साहब ने चीजें तय कर दी थी। ये अचानक से क्या हुआ कि ये सारी बाजी ही पलट गई? जो चीजें उन्होंने प्लान कर रखी थी, बैरिस्टर सुल्तान ने सदारत से इस्तीफा देके इलेक्शन लड़ना था मेंबर असेंबली के लिए, इसी तरह बाकी चीजें भी प्लान थी, ये सारा क्या हुआ? आप क्या समझते हैं ओवरनाइट में क्या हो गया? देखें बिलाल साहब, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के पास 5 मेंबरान असेंबली थे जो उनके ग्रुप में थे, जिसका उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया PTI से। तो जबकि PDM के पास 19 मेंबरान असेंबली थे, जिसमें 7 PMLN और 12 जो है पीपल्स पार्टी के थे। तो 19 और 5 मिला के 24 मेंबरान असेंबली बनते थे, जबकि 1-2 मेंबरान असेंबली ऐसे थे जिनको कहा गया था वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनमें से भी जो है वो एक मेंबर जो है पीर मजरुल हक साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद के कैंडिडेट को जो है वो नहीं वोट दूंगा। तो अब ये हुआ था कि जब PDM ने देखा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद के पास तो अक्सरियत हमें गवर्नमेंट बनाने के लिए मतलूबा तादाद हमारे पास नहीं है मेंबरान असेंबली की, तो फिर जब अनवारुल हक साहब 12 मेंबरान असेंबली के मैदान में आए तो उन्होंने फौरी तौर पर अनवारुल हक साहब के साथ मामला तय करके पावर शेयरिंग का फार्मूला तय करके उनको वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करा दिया। अब आप देख लें कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के पास 5 मेंबरान असेंबली थे, तो वो इतनी बड़ी कड़ी शराइत के साथ इत्तेहाद कर रहे थे कि 3 महीने के लिए मेरा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, फिर इस्तीफा दे के इलेक्शन लड़ूंगा, तो PDM का मैं मुश्तरका मुत्तफ़िका उम्मीदवार होऊंगा मीरपुर से, चौधरी सईद साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे PMLN की जानिब से मीरपुर शहर से। उसके बाद जब वो इलेक्शन लड़ के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके एज बैसियत मेंबर असेंबली आएंगे, तो फिर उनको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया जाएगा 3 महीने के बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद को। तो ये सारी चीजें देखते हुए जो संजीदा सियासी और जो संजीदा लोग थे वो ये समझ रहे थे कि तो एक बहुत पेचीदा अमल है,
जो 3 महीने के आज़म बनाना, फिर ये बाकी जो है उसके बाद फिर इलेक्शन में, एक ज़िमनी इलेक्शन में जाना, फिर सदर का इलेक्शन आना, तो उसका ये नजर आ रहा था कि ये कोई इतना पायदार फार्मूला नहीं है हुकूमत साजी का, और एक पायदार हुकूमत नहीं होगी जो एक जागसाई का बायस बनेगी रियासत के लिए। और वो जो है जिम्मेदार हल्कों ने और फिर सियासी क़यादत ने भी इस बात को जो है वो नोट किया कि ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के जो मुतालबात हैं इस पर तो वैसे भी अमल दरामद नहीं हो सकता, लेकिन और अगर हो भी जाता तो उनके पास मतलूबा तादाद नहीं थी वज़ीर आज़म बनाने के लिए, क्योंकि 27 का फिगर जो है वो टच नहीं कर रहा था उनके पास, जो है वो 27 मेंबरान असेंबली मौजूद नहीं थे। ठीक है, इसलिए जो है वो अचानक नहीं हुआ, ये सारा सोच समझ के बैठ के सियासी क़यादत ने बड़े तामल बुर्दबारी के साथ और एक रियासती, मैं समझता हूँ रियासत के मफाद में ये फैसला किया। अच्छा दुरानी साहब ये बताइएगा कि अब ये जो चीज़ें हैं जाहिर सी बात है पहले तय हुई होंगी, पावर शेयरिंग फार्मूले भी तय हुए होंगे, हम उन पे इम्प्लीमेंट ही करना होगा। जैसे आपने फरमाया कि ये स्पीकरशिप है या प्रेसिडेंटशिप ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाएगी, आपका कहने का मतलब ये है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर जो है या जल्द प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर के खिलाफ भी मुआवजे की तहरीक आ सकती है? जी बिल्कुल, ये तो इस पावर शेयरिंग फार्मूले में तयशुदा बात है कि जी प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर का मुआवजा किया जाएगा, और वो जो है उनको अगर वो हो सकता है प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर जो है मुआवजे की तहरीक से पहले ही रिजाइन कर दें, क्योंकि ये कभी इम्कान है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है जब उनको नजर आएगा कि अभी मौजूदा हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत से ज्यादा अक्सरियत है, क्योंकि सदर को की इम्पीचमेंट और मुआवजा करने के लिए 36 के अरकान असेंबली का जो है वो मुत्तफिक होना जरूरी है। लेकिन इस वक्त आपने देखा कि 36 के बजाय 48 अरकान असेंबली ने सरदार चौधरी अनवार उल हक साहब पे एतमाद का इजहार किया एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो 36 के बजाय 48 जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के सामने रखे जाएंगे मेंबर, तो शायद वो मुआवजे की तहरीक से पहले ही इस्तीफा देकर घर चले जाएं। तो क्या समझते हैं आप, अब जो उनके ग्रुप के लोग थे अब तो वो अपोजिशन में बैठेंगे? जाहिर है जी, देखें उन्होंने तो अपनी पार्टी से भी वफा नहीं की, वो तो उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया पार्टी के अंदर, और उसकी वजह से उन पर ये इल्जाम है कि उनके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की वजह से पीटीआई आज़ाद कश्मीर को सियासी नुकसान हुआ, और पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो चली गई, और पीटीआई की जो अक्सरियत है वो अकलियत में बदल गई, अददी अक्सरियत जो नहीं। अच्छा आपने एक और बात की दुरानी साहब, ये 48 वोट पड़े, तो क्या ये पीटीआई का जो अब नजरियाती उसको कहा जाएगा धड़ा जो इमरान खान के साथ खड़ा है, उन्होंने भी वोट किए हैं? बिल्कुल जी, सब ने वोट किए हैं, पीटीएम ने किए हैं, पीटीआई ने किए हैं, और जो नया जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है चौधरी अनवार उल हक साहब की क़यादत में उन्होंने भी किए। नहीं तो अब लेकिन तनवीर इलियास साहब की स्टेटमेंट तो कुछ और आई कि हमारी तरफ से ये नहीं है हमारे नामजद करदा उम्मीदवार। तो तनवीर इलियास साहब की स्टेटमेंट तो आई है, लेकिन तनवीर इलियास साहब के जो पीटीआई के मेंबरान असेंबली हैं उनको तो वो रोक नहीं सके वोट देने से वज़ीर आज़म का। अगर तो वो उनकी पार्टी की पॉलिसी थी और वो पार्टी के हवाले से अपने फैसले पर अमल दरामद करवा सकते थे, तो फिर वो मेंबरान असेंबली को असेंबली में जाने से रोक लेते और वो कहते कि हमने इस वोटिंग में या इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना। तो जब आप चौधरी अनवार उल हक साहब को पीटीआई के 29 वोट पड़ चुके हैं और पीपीपी के 12 वोट पड़ चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के 7 वोट पड़ चुके हैं, तो उसके बाद तो अब क्या गुंजाइश रह जाती है कि तनवीर इलियास साहब जो है वो ये इस तरह की गुफ्तगू फरमाएं। अच्छा आप आखिरी सवाल करूंगा, आप क्या उम्मीद रखते हैं, चूंकि गवर्नेंस के हवाले से चौधरी अनवार उल हक का किरदार सबके सामने है, क्योंकि वो हमेशा से गवर्नेंस की बात करते आए हैं, वो चाहते हैं अदारों को बेहतर किया जाए, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से उनका काम देखा जाए, या जो गुज़श्ता हुकूमत में उनका चेयरमैन गुड गवर्नेंस की हैसियत से काम देखा जाए, तो वो चीज़ों को तब्दील करना चाह रहे होते हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस वक्त की इस मखलूत हुकूमत के अंदर क्या चौधरी अनवार उल हक साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म कर पाएंगे? इस वक्त जो रियासती अदारों के हालात हैं, रियासती हुकूमत के हालात थे, आपके सामने ये सारी चीज़ें तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही थी, क्या ये चीज़ें रिकवर करने में वो कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल जी, आपको पता ही है कि बैसियत स्पीकर असेंबली और बैसियत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो चौधरी अनवार उल हक साहब ने
इतना शानदार किरदार अदा किया, तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो अभी जो आज़ाद कश्मीर का इंतजामी स्ट्रक्चर ज़मीन बोस होते नज़र आ रहा है, और ये बिल्कुल जो है इंतजामी मामला जो है वो बिल्कुल हाथ से निकल चुके हैं। तो जो चौधरी अनवारुल हक साहब हैं, ये अपने तजर्बे, फहम फरासत और अपनी जो है वो, आपको पता है इनका क्योंकि एक सियासी खानवादे से ताल्लुक है, तो उस लेगेसी को भी लेते हुए चलते हुए ये आज़ाद कश्मीर की रियासत को एक मुनफरिद जो है वो एक गवर्नेंस देंगे और बेहतरीन गवर्नेंस देंगे, हमें तो ये तवक्को है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब। ओके सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। ये थे मुर्तज़ा दुरानी, सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब उम्मीदें हैं, चूँकि रियासत के अंदर जो इंतज़ामी ढांचा है रियासत का, ये बड़ा मुतासर हो चुका है, तो इसमें बेहतरी की ज़रूरत है, अदारों में बेहतरी की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को हटाने की ज़रूरत है जो माजी में सिफारिशों से तैनात किए गए या जो सियासी लोगों की चापलूसी के बाद तैनात किए गए। उन लोगों की जगह अच्छे क्रेडिबल लोगों को ला के अदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। अब जो नौमुंतखब वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, उनसे रियासत के लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हैं। देखिए अब रियासत का सफ़र कैसे शुरू होता है। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।